ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। भारतीय समुदाय में भी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन, व्यापार एवं निवेश, रक्षा सहयोग, शिक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, प्रौद्योगिकी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राजधानी दिल्ली में मानसून की पहली तेज बारिश के साथ ही सरकार के दावों की हकीकत भी सामने आती दिखाई। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के पोश इलाके में दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र की एपीएस कॉलोनी में बारिश के बाद जलभराव की गंभीर समस्या देखने को मिली। एक तरफ सरकार ने मानसून से पहले नालों की सफाई और जलभराव रोकने के बड़े बड़े दावे किए थे, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के कई इलाकों में तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आई। बारिश के कुछ ही घंटों में कई प्रमुख मार्ग पानी में डूब गए। वहीं आईजीआई एयरपोर्ट से धोला कुआं की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर भी भारी जलभराव देखने को मिला। सड़क पर जमा पानी के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं जलभराव ने दिल्ली की तैयारियों पर कई सवाल भी खड़े कर दिए। अब देखने वाली बात होगी कि संबंधित विभाग इस समस्या के समाधान के लिए कितनी तेजी से कदम उठाते हैं, ताकि आने वाले दिनों में लोगों को ऐसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। गाजियाबाद में देर रात से शुरू हुई झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार कई घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। गाजियाबाद में कई कॉलोनियां और मुख्य सड़कें जलमग्न हो गई हैं। जगह जगह जलभराव के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें जाम है। ये तस्वीरें गाजियाबाद के इंदिरापुरम की है, जहां बारिश और जलभराव ने प्रशासन की दावों की पोल खोली। आसमान से बरसी आफत का आलम ये है कि सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। नेशनल हाईवे 24 पर जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ पानी और गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बारिश ने स्कूलों की छुट्टी करा दी। दरअसल बारिश के मद्देनजर गाजियाबाद के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ ने कैसा कोहराम मचा रखा है, इसकी एक खौफनाक और हैरान करने वाली तस्वीर रायगढ़ से सामने आई है। यहाँ भारी बारिश के बीच अचानक आई बाढ़ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के करीब 1200 गैस सिलेंडर खिलौनों की तरह पानी में बह गए। गनीमत ये रही कि सभी सिलेंडर खाली थे, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल प्लांट के अंदर गैस रिफिल के लिए करीब 1200 खाली सिलेंडर रखे हुए थे। बाढ़ का पानी इतनी तेज रफ्तार से अंदर गया कि कर्मचारियों को कुछ भी सोचने या संभलने का मौका तक नहीं मिला। देखते ही देखते पानी के तेज बहाव में भारी भरकम सिलेंडर कागज की नावों की तरह बहने लगे। कर्मचारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन कुदरत के इस कहर के आगे वो पूरी तरह बेबस नजर आए। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। सड़कों पर जलभराव हो गया। कई फीट पानी सड़कों पर जमा हो गया। गाड़ियों की रफ्तार थम गई और लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। कुछ घंटों की बारिश ने गुरुग्राम के कई इलाकों को बेहाल कर दिया, लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। नाले उफान पर आ गए और गुरुग्राम के सोहाना रोड पर तो घुटनों तक पानी भर गया। सड़कें लबालब होने की वजह से गाड़ियां बंद पड़ गईं। गुरुग्राम में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। मात्र कुछ ही घंटों की बारिश ने नगर निगम और प्रशासन के ड्रेनेज दावों की पोल खोलकर रख दी। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार से लगातार बारिश होने से हाल बेहाल है। सड़कों पर हर तरफ जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम में कई जगहों पर घुटनों तक पानी जमा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इन सब के बीच गुरुग्राम में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां खुले पड़े गड्ढे इंसान और जानवर दोनों की जान के दुश्मन बन गए हैं।
बारिश के बाद पानी भरने की वजह से गड्ढे अदृश्य हो गए हैं, जिसकी वजह से इंसान से लेकर जानवर तक उन गड्ढों में गिरते नजर आ रहे हैं। इसका सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आया है और इन घटनाओं के बाद प्रशासन के खिलाफ लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। नेशनल हाईवे पर उस वक्त एक बेहद खौफनाक मंजर देखने को मिला जब दिल्ली पुलिस के एक थाना प्रभारी की चलती स्कॉर्पियो गाड़ी अचानक आग का गोला बन गई। देखते ही देखते चंद मिनटों में लाखों की गाड़ी जलकर पूरी तरह राख हो गई। गनीमत ये रही कि समय रहते सूझबूझ दिखाने के कारण एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। गाड़ी में सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। मिली जानकारी के मुताबिक आउटर नॉर्थ जिले के नरेला एनआईए थाने के एसएचओ मनोज कुमार अपने ड्राइवर और टीम के साथ डीसीपी ऑफिस में एक अहम मीटिंग अटेंड करके वापस थाने लौट रहे थे। जैसे ही उनकी सरकारी स्कॉर्पियो गाड़ी नेशनल हाईवे पर पहुंची, अचानक गाड़ी के बोनट में तेज धुआं निकलने लगा। बोनट से धुआं उठता देख एसएचओ मनोज कुमार ने बिना एक सेकंड गंवाए ड्राइवर को गाड़ी तुरंत साइड पर रोकने का निर्देश दिया। खतरा भांपते ही एसएचओ, ड्राइवर और उनके साथ मौजूद पूरी टीम तुरंत गाड़ी के दरवाजे खोलकर बाहर कूद गई। ये फैसला बिल्कुल सही और सटीक साबित हुआ, क्योंकि उनके बाहर निकलते ही कुछ ही सेकंड के भीतर आग ने विकराल रूप ले लिया। अगर गाड़ी रोकने या बाहर निकलने में जरा सी भी देर होती तो जान माल का भारी नुकसान हो सकता था। राष्ट्रीय सेविका समिति की संस्थापक वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर की जयंती के अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय में संकल्प दिवस का आयोजन किया गया। समिति की सेवा समर्पण और राष्ट्र निर्माण के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी मुकुल कानिटकर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि राष्ट्रीय सेविका समिति पिछले 9 दशकों से राष्ट्रीय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और आज की युवा पीढ़ी का संगठन से जुड़ना इसकी बढ़ती प्रासंगिकता का प्रमाण है। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 9 महिलाओं को सम्मानित किया गया और सेवा, संस्कार और राष्ट्र समर्पण के संकल्प को दोहराया गया। राजधानी दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी सिटी बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम रेखा गुप्ता ने नई ईवी नीति को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक में साफ कर दिया है कि अगले 4 सालों में दिल्ली में मौजूदा करीब 9,000 ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर लगभग 32,000 करने का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार का फोकस सिर्फ चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने पर नहीं, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीक, पर्याप्त बिजली आपूर्ति, सोलर आधारित चार्जिंग स्टेशन और सही लोकेशन पर विशेष जोर दिया गया। दिल्ली मेट्रो पार्किंग, डीडीए मार्केट, मॉल, रेलवे स्टेशन, सरकारी परिसरों और बड़े व्यावसायिक इलाकों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की संभावनाओं पर काम होगा। सरकार का कहना है कि डीएमआरसी, डीडीए और ओईएम के साथ समन्वय कर दिल्ली में एक मजबूत और भरोसेमंद ईवी चार्जिंग नेटवर्क तैयार किया जाएगा, ताकि राजधानी स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ सके। दिल्ली के रोहिणी इलाके से एक बेहद दर्दनाक और चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जहां सेक्टर 16 में एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे के बाद मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके से सामने आए एक्सक्लूसिव वीडियो में मलबे के नीचे दबा एक शख्स हाथ हिलाकर मदद की गुहार लगाता दिखाई दे रहा है, जबकि फायर विभाग के कर्मचारी उसे लगातार हौसला दे रहे हैं कि उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि रेस्क्यू टीम कटर मशीन की मदद से तेजी से मलबा काटकर अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। घटना के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई और युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की है और हर गुजरते मिनट के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज किया जा रहा है। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके से एक दर्दनाक और रहस्यमयी मामला सामने आया है, जहां एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान 34 साल के अविनाश के रूप में हुई है, जो राजस्थान का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि बीती रात अविनाश बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इस मौत ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि राजस्थान से पहुंचे परिजनों ने इसे महज हादसा मानने से इनकार कर दिया है। परिवार का आरोप है कि अविनाश के साथ
पहले मारपीट की गई और फिर उसे धक्का देकर नीचे गिराया गया। सूचना मिलने पर मॉडल टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल की मोर्चरी भिजवा दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। अब सबकी नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच पर है, जिससे साफ हो सकेगा कि यह एक हादसा था या फिर इसके पीछे हत्या की साजिश छिपी है। दिल्ली पुलिस के आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी और व्यापक कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। समयपुर, बादली, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया और AATS की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने भारी मात्रा में कोकीन, हेरोइन, MDMA, गांजा, डोटा पोस्त और नशीली गोलियां बरामद की हैं। साथ ही कई शातिर तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। समयपुर बादली थाना पुलिस ने मुकरबा चौक पिकेट पर रूटीन चेकिंग के दौरान जयपुर निवासी उमेश को पकड़ा, जिसके पास से 8.68 ग्राम कोकीन बरामद हुई। पूछताछ और तकनीकी निगरानी के आधार पर पुलिस जयपुर तक पहुंची और वहां छापेमारी कर इस सिंडिकेट से जुड़े 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं नरेला थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 2 संदिग्धों को पकड़ा, जिनके पास से 5 किलो 104 ग्राम डोडा पोस्त चूरा बरामद हुआ। दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई राजधानी में फैल रहे नशे के कारोबार पर बड़ी चोट है और पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगाला जा रहा है। दिल्ली NCR में जिस बारिश का लोगों को कई दिनों से बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार उसने दस्तक दे दी। लगातार पड़ रही उमस और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन ये राहत अपने साथ कई नई परेशानियां भी लेकर आई है। बारिश की पहली फुहारों ने मौसम को तो सुहाना बना दिया, लेकिन राजधानी और आसपास की व्यवस्थाओं की पोल भी खोलकर रख दी। महज कुछ देर की बारिश में ही दिल्ली और NCR के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। कई जगहों पर वाहन पानी में फंस गए। ऑफिस जाने वाले लोगों से लेकर स्कूल और कॉलेज के छात्रों तक हर किसी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई प्रमुख सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। जल भराव की वजह से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सामान्य दिनों की तुलना में कहीं ज्यादा समय लगा। एक तरफ बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी, तो दूसरी तरफ जल भराव, ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को नई ऊर्जा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की मित्रता केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक शांति एवं स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच ऐतिहासिक संबंध विश्वास, साझा विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद इंडोनेशिया ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई और आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट समर्थन दिया। इसके लिए उन्होंने इंडोनेशिया की सरकार और जनता का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया दौरे के दौरान जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और भारत और इंडोनेशिया के गहरे संबंधों, भारत की तेज आर्थिक प्रगति और सरकार के विकास एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और सरकार के विकास एजेंडे पर विस्तार से बात की। उन्होंने प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि वे दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया केवल कूटनीतिक साझेदार ही नहीं, बल्कि दिल से जुड़े हुए देश हैं। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया भौगोलिक रूप से भी बेहद करीब हैं और हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों की साझेदारी शांति, स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की प्राथमिकता अपने नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और आर्थिक विकास को गति देना है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत की आर्थिक उपलब्धियों का भी जिक्र किया। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने दिल्ली विश्वविद्यालय में ढलाव घर को परिवर्तित कर बनाए गए RRR यानी रिड्यूस, रीयूज एवं रिसाइकिल केंद्र एवं सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया। इस RRR केंद्र एवं सेल्फी पॉइंट का रूपांतरण दिल्ली विश्वविद्यालय की मिरांडा हाउस कॉलेज की सहायता से किया गया है। प्रवेश वाही ने इस मौके पर कहा कि दिल्ली से कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने में जनता का सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम कचरे के स्रोत पर ही गीले एवं सूखे कूड़े में अलग कर कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने में अपना योगदान दे सकते हैं। प्रवेश वाही ने ढलाव घर को RRR केंद्र में परिवर्तित करने के लिए मिरांडा हाउस कॉलेज की प्रधानाचार्य, शिक्षकों और NCC के छात्रों का धन्यवाद किया।
उन्होंने बताया कि ये RRR केंद्र एक कम्युनिटी कलेक्शन सेंटर के रूप में काम करेगा, जहां लोग पुराने कपड़े, खिलौने और ई-वेस्ट दान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे सामानों को रिसाइकिल के बाद इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। दिल्ली सरकार रक्षाबंधन के दिन महिला समृद्धि योजना लागू करने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी इस योजना की शुरुआत कर सकते हैं। योजना में आर्थिक रूप से कमजोर दिल्ली की 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। रक्षाबंधन 28 अगस्त को है। योजना के लिए पात्रता तय कर ली गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी तैयार है। दिल्ली सरकार की ओर से योजना की औपचारिक घोषणा होनी है, लेकिन प्रशासनिक सूत्रों ने इस सूचना की पुष्टि की है। 2026-27 के बजट में योजना के लिए 5110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। करीब 20 से 22 लाख महिलाएं योजना के दायरे में आएंगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि योजना लागू करने में कुछ समय लग सकता है। सरकार इसे पूरी तैयारी के साथ लागू करेगी ताकि फायदा सभी पात्र और जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचे। जब योजना शुरू हो तो ये चलती रहे और पात्र महिलाएं योजना के साथ जुड़ी रहें। एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड गारमेंट मार्केट गांधीनगर में पिछले वर्ष मिली सफलता के बाद इस साल भी वस्त्रोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। 10 दिवसीय इस प्रदर्शनी का आयोजन 11 सितंबर से 20 सितंबर तक होगा। पिछले वर्ष आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया था, जिसमें बड़ी संख्या में ग्राहकों ने हिस्सा लिया था। आयोजकों के अनुसार इस बार भी ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर, आकर्षक पुरस्कार और खरीदारी के खास इंतजाम किए जाएंगे। आयोजन से व्यापारियों को कारोबार बढ़ाने का अवसर मिलेगा, वहीं ग्राहकों के लिए भी ये खास आकर्षण का केंद्र रहेगा। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड की कई घटनाएं सामने आई, जिसकी वजह से सड़कें, गाड़ियों और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। खराब मौसम की वजह से अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने को कहा। रात भर हुई भारी बारिश की वजह से डोडा जिले के थाथरी सब डिवीजन में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे घरों, गाड़ियों और अन्य संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा। स्थानीय नालों और नदियों में जलस्तर अचानक बढ़ने से बाढ़ का पानी पूरी थाथरी मार्केट तक पहुँच गया, जिससे भारी तबाही हुई। बाढ़ का पानी बड़े पत्थर, कीचड़ और मलबे के साथ रिहायशी इलाकों में लोगों के घरों तक पहुंच गया, जिससे काफी नुकसान हुआ। सड़कों और बाजारों में खड़ी गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाढ़ अचानक आने की वजह से उनको हालात से निपटने में काफी मुश्किल हुई। वहीं प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। बहाली और राहत कार्य भी जारी है। दिल्ली की राजनीति से जुड़ा चर्चित शीश महल अब एक नए रोल में नजर आने वाला है। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सिविल लाइंस स्थित 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास को स्टेट गेस्ट हाउस और अत्याधुनिक कल्चरल सेंटर के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है। यानी जो आवास अब तक सत्ता और सियासत का प्रतीक माना जाता था, उसे अब वीवीआईपी मेहमानों की मेजबानी और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद सरकारी संपत्ति का बेहतर और सार्वजनिक उपयोग सुनिश्चित करना है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये इमारत सिर्फ राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं रहेगी, बल्कि राजधानी में सरकारी और सांस्कृतिक आयोजनों का एक नया केंद्र बन सकती है। बीजेपी ने इस बंगले का नाम जो है वो दरअसल शीश महल दिया था, क्योंकि उसी तरीके से है जो ये बनाया गया था। तमाम बंदोबस्त जो है वो इस बंगले के अंदर किया गया था। तो अब ये बंगला जो है वो शीश महल के तौर पर दिखेगा। दिल्ली के पहाड़गंज और नबी करीम इलाके में दहशत फैलाने वाले रंगदारी और फायरिंग मामले के मुख्य आरोपी पवन पहलवान और दिल्ली पुलिस के बीच देर रात एक सनसनीखेज मुठभेड़ हो गई। ये वही शातिर बदमाश हैं जिसने बीती 29 जून को एक बिल्डर के दफ्तर में सरेआम ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर पूरे इलाके में खौफ का माहौल पैदा कर दिया था। पुलिस की स्पेशल टीम लगातार इस आरोपी की तलाश में जुटी थी, जिसके बाद बीती रात पुलिस ने इसे चारों तरफ से घेर लिया। खुद को पुलिस के जाल में फंसता देख आरोपी ने भागने की कोशिश में फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो पैर में गोली लगने से घायल हो गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मुठभेड़ के बाद मामले में एक बेहद अहम कामयाबी मिली और आरोपी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।
फिलहाल पुलिस ने आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट्स और उसकी संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ी कई अहम जानकारियां भी साझा की है, जिससे उसके पूरे नेटवर्क को खंगालने में मदद मिल रही है। दिल्ली में अपराध और अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए द्वारका जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने राजधानी में पैर पसार रहे एक नए गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने ऑपरेशन नो गन्स नो गैंग्स के तहत सुक्खा गैंग के सरगना अमन उर्फ सुक्खा समेत उसके 4 शातिर बदमाशों को धर दबोचा। पकड़े गए इन आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 अवैध पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 2 बटनदार चाकू बरामद किए। पुलिस की पूछताछ में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि गैंग का सरगना अमन उर्फ सुक्खा पंजाब के एक कुख्यात गैंगस्टर से काफी प्रभावित था और उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए दिल्ली में अपना खुद का बड़ा गैंग खड़ा करने का सपना देख रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इस गैंग के सदस्य बिंदापुर इलाके में हथियारों के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने बिना वक्त गवाए ओल्ड पंखा रोड पर जाल बिछाया और चारों बदमाशों को रंगे हाथों दबोच लिया। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां राज पार्क थाना इलाके में सरेआम 2 भाइयों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। इस खौफनाक हमले में एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि 4 से 5 बदमाशों ने अचानक पीछे से आकर दोनों भाइयों पर घात लगाकर हमला किया और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। मृतक के भाई मुकेश और उनकी पत्नी ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ठीक 1 साल पहले भी इन बदमाशों ने उनकी बहन और भाई पर चाकू से हमला किया था, लेकिन तब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल इस घटना के बाद से पूरे इलाके में भारी तनाव और गुस्सा है और पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हैं। दिल्ली में